हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आईआईटी और नीट एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज बेंजीन प्लस दिस अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। ठीक है, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा मैकेनिज्म इसमें एक बार देखते हैं। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू practice this question on your own, you can always pause the video and try it yourself first. देखो, now it is an alkyl halide और AlBr3 एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फाइनली ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, नाउ दिस कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि ये 4 मेंबर्ड रिंग है। अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा तो उसका रिंग स्ट्रेन कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा और ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये बन गया एक 5 मेंबर्ड रिंग। अब क्योंकि इसके सारे के सारी पोजीशन इक्विवेलेंट हैं, तो किसी भी एक पोजीशन पे हम पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं। तो दिस इज द कार्बोकेटायन जो जाके बेंजीन पे अटैक करेगा। तो ये कार्बोकेटायन जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा पहले। ठीक है, तो लेट अस से यहां पर ये 5 मेंबर्ड रिंग, द ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, ये 5 मेंबर्ड रिंग आ गया, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज अवर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो हमारा AlBr4 नेगेटिव था, ये इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड वापस शिफ्ट। तो जो हमारा कार्बोकेटायन था ये 5 मेंबर्ड रिंग, जस्ट हमने इसको अटैच कर दिया बेंजीन रिंग के साथ। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। Okay, now note it down. फिर next is, now this is a question from the JEE Advanced 2013. Among P, Q, R and S, the aromatic compound is or are, तो कौन कौन से aromatic है? Now it's a good question. ठीक है, तो देखो इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम AlCl3 से ट्रीट करें तो होता क्या था, ये Cl हम निकाल देते थे। ठीक है, Cl नेगेटिव और यहां पर आ जाता था पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया वो ये है। अब देखो, चार्ज सिंगल, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है एंड वी हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग यस, दिस इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर। सेकेंड में इस पर्टिकुलर कंपाउंड को साइक्लोपेंटाडाइईन हम ट्रीट कर रहे हैं NaH से, सोडियम हाइड्राइड, Na पॉजिटिव H नेगेटिव। H नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो क्या होगा, ये वाली जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। व्हाई? क्योंकि अगर ये H नेगेटिव इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये रह जाएंगे इस पोजीशन पे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी ये। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों तरफ कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो ये स्टेबल है। ठीक है, तो ऐसी किसी भी हाइड्रोजन को निकालना आसान होता है अगर उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आया वो डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो दिस हाइड्रोजन वाज एसिडिक, तो इजीली रिमूव हो गई। नाउ दिस स्ट्रक्चर हैज अ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, चार्ज सिंगल चार्ज एंड 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ये भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ थर्ड वन। अब ये जो कंपाउंड है, नाउ इट इज अ बिट टिपिकल कंपाउंड। ठीक है, ये वाला रिएक्शन जो हम इस तरह के रिएक्शन नहीं पढ़ते, पर इट्स एन एडवांस लेवल का थोड़ा सा टॉपिक है जो JEE एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बता देता हूं, इसमें जो कंपाउंड बनेगा इट्स अ पाल नॉर सिंथेसिस, उसी की एक वेरिएशन है ये।
ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इन द प्रोडक्ट. ओके, अब ये कैसे बनता है? तो ये जो अमोनियम कार्बोनेट है, इसमें से बेसिकली नाइट्रोजन के थ्रू यहां पर अटैक होता है इन पोजीशन पे. तो ये हमारे अभी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये 12th क्लास का जो कार्बोनिल कंपाउंड का टॉपिक है उससे रिलेटेड मैकेनिज्म है. ठीक है, एंड द रिएक्शन इज थोड़ा सा हमारे टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलर रिएक्शन कहीं पर नहीं है. ठीक है, तो इट इज प्योरली फॉर द जेईई एडवांस्ड लेवल. ठीक है, बट स्टिल अगर मैं आपको ये बता दूं दिस इज द प्रोडक्ट, तो क्या वी कैन डिसाइड वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन और एंटी? ऑब्वियसली देखो, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, डबल सिंगल डबल सॉरी चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज. इट हैज अ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन एंड it has 6 pi electrons, so that makes it aromatic. Okay, and the last one HCl. अब HCl एक एसिड है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो क्या होगा? यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर इस H पॉजिटिव को गेन करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? गेन करेंगे तो यहां पे आएगा OH पॉजिटिव. तो ये एक तरह से डबल बॉन्ड ये ऊपर शिफ्ट करेगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए. ये हो जाएगा OH और इस कार्बन पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है 7 मेंबर्ड, इसमें कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक. तो आंसर इज के ऑल 4 PQRS आर एरोमेटिक कंपाउंड्स. Okay, now next question, this is from JEE Advanced 2012. Which of the following molecules in pure form are unstable at room temperature? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अनस्टेबल कौन है. तो पहले तो हम कैटेगराइज करते हैं सबको. पहला वाला जो कंपाउंड है इट इज साइक्लिक, पर क्या इसमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन है? नो, क्योंकि चार्ज सिंगल चार्ज फिर आगे सिंगल सिंगल सिंगल. ठीक है, तो कॉन्जुगेशन है इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, पर उससे आगे नहीं है. ठीक है, तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक. तो नॉन एरोमेटिक में ना कोई खास स्टेबिलिटी होती है, ना ही वो अनस्टेबल होते हैं. सेकंड वाला इट्स अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन और इट हैज अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये है एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आर अनस्टेबल. तो ये तो ऑप्शन आंसर हो गया. सी वाले में क्या होता है, देखो जब भी आपको कीटो ग्रुप मिलेगा C डबल बॉन्ड O, आप हमेशा उसको शिफ्ट कर दो ऑक्सीजन पे. ठीक है, जिससे क्या होगा, O नेगेटिव और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. इस तरह अब इसको देखो, अब अगर हम साइकिल को देखें तो इट हैज अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन, बट इसके पास भी ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक. ठीक है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हुआ. ओके, नाउ डी में भी सेम चीज, डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करना है ऑक्सीजन पे, तो इस विल बी O नेगेटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज 2 4 6. नाउ इट हैज अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये है एरोमेटिक, तो ये स्टेबल है. तो अनस्टेबल हुए B एंड C. ओके, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, दिस इज फ्रॉम JEE एडवांस्ड 2016. देखो, इन द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके, तो देख लेते हैं. बेंजीन आ गया आपके पास, फिर नेक्स्ट इज टॉलुइन. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोबेंजीन एंड देन वी हैव नाइट्रोबेंजीन. ओके, लेट अस कॉल दिस A, B, C एंड D. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो वो तभी करेगा अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है.
वो ज्यादा कब होती है? जब कोई डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। ए में कोई डोनेटिंग ग्रुप है? नहीं। बी में है? यस। ठीक है, वीक है पर स्टिल इट इज अ डोनेटिंग ग्रुप। सी में विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रांगली विड्रॉइंग तो नहीं है पर वीकली विड्रॉइंग है, और डी में तो स्ट्रांगली विड्रॉइंग है। ओके, तो सबसे फास्ट कौन सा हुआ जिसमें सबसे ज्यादा डोनेशन मिल रही है? बी को मिल रही है। ओके, उससे स्लो हो गया ए, उससे स्लो सी, और लास्ट में आया डी, क्योंकि डी में सबसे स्ट्रांग विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्लो डाउन करते हैं या उसको डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट, इट इज फ्रॉम JEE 2010. The compound PQ and S was separately subjected to nitration using HNO3 and H2SO4. Find the major product in each reaction. तो इसके ऑप्शंस भी थी बट आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दोज ऑप्शंस। आपको खुद सोचना है कि इन केसेस में व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो यू कैन टेक मैक्सिमम 1 minute ऑफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक दैट इज डन। देखो, फर्स्ट वाले केस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो बेंजीन पे 2 ग्रुप लगे हैं इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर भेजेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से COH एक विड्रॉइंग ग्रुप है -M, और OH एक डोनेटिंग ग्रुप है +M। जब 2 ग्रुप लगे हों, ठीक है, एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग है, तो डिसाइड कौन करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? एक्टिवेटिंग वाला। ओके, तो मतलब OH ग्रुप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा। अब OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और COH है मेटा डायरेक्टिंग। तो देखो, OH की पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो बची सिर्फ ऑर्थो, और ये ऑर्थो COH के लिए मेटा भी है, तो मतलब यहां पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। OH भी इलेक्ट्रोफाइल को यहीं पे भेज रहा है, COH भी यहीं पे भेज रहा है। ठीक है, तो जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं तो इट इज प्रीटी मच कंफर्म के अटैक यहीं पे होगा। ओके, तो नाइट्रेशन विल टेक प्लेस ऑर्थो टू द OH ग्रुप। ठीक है, दोनों ऑर्थो एक जैसे हैं तो कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट बट दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड केस में OCH3 ये भी डोनेटिंग ग्रुप है +M, और CH3 ये भी डोनेटिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, दोनों डोनेटिंग है और दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब प्रॉब्लम ये है, CH3 का ऑर्थो है ये, और ये OCH3 का मेटा है, और OCH3 के लिए ऑर्थो है ये जो इसके लिए मेटा है। तो दोनों यहां पर अलग अलग पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये OCH3 चाह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आए, ये CH3 चाह रहा है यहां पे आए। तो अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा? जो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो CH3 और OCH3 में ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट है OCH3 का, तो दिस विल डिसाइड द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप फाइनली यहां पर अटैच होगा इस ऑर्थो पे, तो दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सिंपल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो लेफ्ट वाला जो बेंजीन है इसके साथ अटैच्ड है COOR। ठीक है, तो ये वाली बेंजीन रिंग पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो दिस बेंजीन इज डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जबकि राइट वाली बेंजीन पे लगा है OCOR जो कि मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, तो स्टिल ये वाली बेंजीन एक्टिवेटेड है, तो अटैक इसी पे होगा। और OCOR इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पर ऑर्थो पे ज्यादा अटैक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑर्थो से ये बड़ा ग्रुप काफी नजदीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी एट पैरा, तो यहां पर अटैक होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर product. Okay, so I think that is done. Now you can note it down. Next is the question from JEE Advanced 2014.
द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड Z with different halogens under appropriate conditions is given below. Now this is your compound Z. ठीक है, इसको हम हेलोजेंस के साथ ट्रीट कर रहे हैं. तो मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनता है अगर हेलोजन हमारा आयोडीन है, मतलब एक ही बार हेलोजिनेशन हो रही है. ठीक है, डाई हेलो सब्स्टिट्यूटेड मतलब दो हेलोजन अटैच हो रही हैं दो पॉइंट्स पे, जब ब्रोमिनेशन थी, और जब क्लोरीनेशन थी तो तीन जगह अटैच हुआ. अब पहली बात कि ये देख लेते हैं कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा होगा. OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और CR3 या टर्ट ब्यूटाइल भी एक्टिवेटिंग है. ये पोजीशन दोनों के लिए ऑर्थो है और दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ये भी ऑर्थो पैरा है और ये भी ऑर्थो पैरा है. तो ये पोजीशन दोनों के लिए ऑर्थो है. ये एक का ऑर्थो है और एक का पैरा है. ये एक का ऑर्थो एक का पैरा है. तो ये तीन पोजीशंस हैं जो एक्टिवेटेड हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है. अब पॉइंट ये था कि आयोडीनेशन में एक ही हेलोजन क्यों लगी. रीजन ये था कि आयोडीन एक बड़ा एटम है. ओके, यहां पर अगर आप अटैच कराते हो तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों में ग्रुप लगे हैं, दोनों तरफ ग्रुप लगे हैं. तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफी होगी. तो एक बड़े ग्रुप को आप यहां पर अटैच नहीं करा सकते. ठीक है, क्लोरीन होती तो यहां पर अटैच करा देते स्टिल, पर आयोडीन ब्रोमीन जनरली प्रेफर नहीं करेंगे यहां पे आना ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, तो अगर आयोडीनेशन में मोनो हेलोजिनेशन करनी है तो यहां तो नहीं होगी. तो आयोडीन कहां लगेगी. लेट अस इन तीनों पोजीशन को मार्क करते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. आयोडीन बी पे लगेगा नहीं, ए पे यस अच्छा लग सकता है क्योंकि एक तरफ OH है दूसरी तरफ कोई नहीं है. सी पे काफी बड़ा ग्रुप है ऑर्थो में, तो सी पे लगना उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना ए पे रहेगा. तो आयोडीनेशन होनी चाहिए ए पे. ठीक है, अब ब्रोमिनेशन दो जगह पे होनी है. बी इज द लास्ट ऑप्शन क्योंकि दोनों तरफ हिंड्रेंस है. तो ए और सी पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी. और क्लोरीनेशन के केस में बोल रहा है कि ट्राई हेलो बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए पे भी होगा, बी पे भी होगा और सी पे भी होगा. तो ये जो पैटर्न है इसका रीजन क्या था. पहला पॉइंट, स्टेरिक इफेक्ट ऑन द हेलोजन. यस, आयोडीन बड़ा था तो वो तीन जगह अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ एक ही जगह पे किया. तो यस, स्टेरिक इफेक्ट था. ठीक है. सेकंड, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल. ऑब्वियसली इसके बड़े साइज की वजह से भी सी पे अटैक होने की जगह ए पे ज्यादा अटैक हुआ. तो ये भी है ऑप्शन. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप. तो यस, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कहां पर अटैच होगा वो OH भी डिसाइड करेगा. उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस था क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. टर्ट ब्यूटाइल इज नॉट द स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप. यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग OH है तो OH डिसाइड करेगा. और ये A, B और C OH के ऑर्थोपैरा हैं. ठीक है, नो डाउट कि टर्ट ब्यूटाइल भी इनको सपोर्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर. डिसाइडिंग फैक्टर इज OH ग्रुप. तो आंसर्स विल बी A, B and C ऑप्शन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. JEE एडवांस 2013. तो इवेंचुअली एक चीज तो यहां से क्लियर होगी दैट इफ यू सॉल्व द प्रीवियस JEE प्रॉब्लम्स एंड द नीट प्रॉब्लम तो आपका ऑटोमेटिकली काफी मेजर सेक्शन क्लियर हो जाता है. प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट्स आपके काफी चेक हो जाते हैं कि कितना आपको आता है कितना नहीं आता. ठीक है, तो यू नीड नॉट सॉल्व सो मेनी बुक्स की बहुत सारी बुक्स आप खरीद रहे हो. ठीक है, बड़े बड़े हाई लेवल क्वेश्चंस उनमें हैं, बिकॉज यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट आर ऑफ रिक्वायर्ड अप्रोच. IIT की अप्रोच नहीं होती कि आपको बहुत हायर लेवल की टोटल आउट ऑफ द बॉक्स फालतू की प्रॉब्लम देती जाए. दे गिव यू प्रॉब्लम जहां पर आपका दिमाग लगेगा. ठीक है, नॉलेज नहीं, दिमाग. ठीक है, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दो सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हुए हैं, पर उस क्वेश्चन को इतना कंफ्यूज कर देंगे वो स्टेटमेंट के थ्रू या कुछ इस तरह के ग्रुप्स लगा के दैट यू नीड टू थिंक. ओके, ऐसा क्वेश्चन नहीं IIT में आता कभी भी कि आपको बहुत कोई ऐसी चीज पूछ ली जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं है, सुनी नहीं है, उसका कोई मेंशन ही नहीं था बुक्स में.
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, एक आध क्वेश्चन दो आ जाएंगे, बट दोज क्वेश्चन आर एक्चुअली मेंट फॉर द टॉप 100 रैंकर्स, उनको डिसाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो द एवरेज जो कॉम्पिटिटर है ही नीड नॉट वरी अबाउट द टॉप 100 के लेवल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू मेक इट टू द टॉप 1000। ओके, तो ऑलवेज बी सिंपल एंड बी क्लियर इन योर अप्रोच। नाउ इन दिस क्वेश्चन द मेजर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। देखो यहां फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है OH और एक सल्फोनिक। ठीक है, एक्वस ब्रोमीन दिया 3 इक्विवेलेंट्स, और जो 4 ऑप्शंस हैं सब में 3-3 ब्रोमिनेशन, मतलब ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है एक्वस ब्रोमो में OH इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो वो 3 जगह तो उसको करेगा। अब OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है +M, सल्फोनिक एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है -M, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किसका होगा? OH का। ठीक है, तो अटैक कहां होना चाहिए? इसके ऑर्थो और पैरा पे। अब पैरा तो ऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो पे तो होगा, तो पहली चीज OH के ऑर्थो पे अटैक हुआ, यस। मेटा पे नहीं। ठीक है, इस अटैक का कोई स्कोप नहीं है। ओके, सेकंड में ऑर्थो पे भी और पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप निकल गया, ब्रोमीन लग गया। देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। आर में ऑर्थो तो इसके लगे ही नहीं, मेटा पे आगे दोनों, ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। और एस में भी एक ऑर्थो और 2 मेटा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नॉर्मल अगर हम देखें कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहां पे आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर सिर्फ क्या होना चाहिए? Q। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि SO3H कहां गया और क्यों निकला? अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सल्फोनेशन में कि सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। अगर हम SO3H को, जो आपका एसिडिक मीडियम था, उसको डाइल्यूट कर दें तो ये डीसल्फोनेशन हो जाती है, SO3H निकल जाता है। तो एक्वस मीडियम में, मतलब वो डाइल्यूट मीडियम है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप H2SO4 डालते हो तो बेंजीन पे सल्फोनेशन हो जाती है, और उसको अगर आप डाइल्यूट करते हो, पानी डालते रहते हो, तो वो डीसल्फोनेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस एक्वस मीडियम की वजह से भी डीसल्फोनेशन इजीली हो गई और वहां पे ब्रोमीन अटैच हो गया। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, Q ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। ठीक है, यहां पर हमें 1 2 3 4 5 तो पूछा गया कि 2 और 3 पे है मैक्सिमम, 3 और 4 पे है, 2 और 4 पे है, 2 एंड 5 पे है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2016 का है। अब इस केस में हम डायरेक्टली नहीं सोच सकते कि क्या आंसर होना चाहिए, कि नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, तो 1 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, 2 3 डबल बॉन्ड वाली पोजीशन है, 4 5 भी डबल बॉन्ड वाली, 2 और 5 थोड़ी डिफरेंट ऑप्शन हैं, 3 और 4 भी डिफरेंट हैं। तो क्या करते हैं इसमें हम? ऐसा करते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के देखते हैं हम। ओके, तो अटैक करवा के देखेंगे कि वो अटैक किस केस में ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो लेट अस टेक दिस पायरोल। तो ये हो गया E पॉजिटिव का अटैक। अब देखो 3 और 4 जो पोजीशन है वो सिमिट्रिकल हैं, 2 और 5 भी सिमिट्रिकल हैं। तो आप 3 पे कराओ या 4 पे कराओ, एक ही बात है। ठीक है, तो 3 और 4 किसी में भी एक पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं। ठीक है, तो लेट अस से यहां पे 3 पे ही अटैच हो गया। ओके, ये E हो गया, यहां पे साथ में एक H रहेगा, यहां पे एक पेयर, एंड दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बाद इसमें रेजोनेंस क्या हो सकती है? ये जो लोन पेयर था नाइट्रोजन का, ये यहां जंप कर जाएगा। ठीक है, एंड यहां पर डबल
और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसके बाद फर्दर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बनेगा? नो, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ये डबल बॉन्ड यहां जंप नहीं कर सकता। अब अटैक करवाते हैं एट 2 और 5, क्योंकि वो दोनों भी सिमेट्रिकल पोजीशंस हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां अटैक करवाते हैं, यहां पे लगा E और साथ में एक H, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर EH। अब इसमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ये लोन पेयर यहां जंप करेगा। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 और 5 पे अटैक करना ज्यादा क्या था? फेवरेबल था। तो आंसर विल बी 2 एंड 5। ठीक है, तो ये एक आपको तरीका भी पता लग गया कि कभी भी अगर ये कंफर्म करना हो कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हम अटैक करवा के देखते हैं कि फाइनल जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबलाइज कब हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस या स्टेबिलिटी कब आ रही है, किस केस में आ रही है। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन रिएक्शन नीट 2016, आई होप कि आपको ये याद होगा क्योंकि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये किया था। HF का H पॉजिटिव यहां अटैक करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और वो जो कार्बोकेटाइन है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट। और नीट 2014 सिंपल था, ब्रोमिनेशन करवानी है, FeBr3 की प्रेजेंस है। ठीक है, ये CH3 दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये दोनों का ऑर्थो है, ये एक का ऑर्थो एक का पैरा, ये एक का ऑर्थो एक का पैरा। तो बीच वाली पोजीशन पे तो ब्रोमिनेशन नहीं होगी क्योंकि वो स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन है। ठीक है, और बाकी पोजीशन अगर ये वाली लें और ये वाली, दोनों सिमेट्रिकल हैं, किसी भी एक पे अटैक करवाओ एक ही बात होगी। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हाँ, साथ में थोड़ा सा ये भी बनेगा कि इस पोजीशन पे भी अटैक होगा, बट दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि बीच में ब्रोमीन लगाने से दोनों तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी। ओके, सो दैट इज डन। नाउ नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद द थ्योरी पार्ट, द गेटरमैन-कोच रिएक्शन। नाउ देखो, ये रिएक्शन कोई बहुत ज्यादा मैकेनिज्म बेस्ड अभी हमारे लिए नहीं है, हमें डायरेक्टली याद करना पड़ेगा कि इसमें ये होता है। तो बेंजीन को जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ट्रीट करते हो, वी गेट बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपका टॉल्यूइन था, सेम चीजों से आपने रिएक्ट किया, तो टॉल्यूइन में जो CH3 है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो CH जो लगेगा, एक बार ऑर्थो पे लगा और एक बार लगा पैरा पे। ठीक है, तो आपको ये नेम रिएक्शन है याद होना चाहिए कि इसमें बेंजीन को या बेंजीन के डेरिवेटिव्स को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ट्रीट करते हैं और हमें अल्डिहाइड मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। यहां पर डायरेक्टली ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। क्या होता है, ये CO2 का जो पेयर है, ऑक्सीजन का पेयर, वो AlCl3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ही एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के पास एक बॉन्ड कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां जो बेंजीन का डबल बॉन्ड था ये कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, ये अटैक करेगा तो COO और फाइनली जो H है वो यहीं रीअरेंज होगा। तो मतलब बेंजीन को जब हम CO2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ट्रीट करते हैं, डायरेक्टली वी गेट बेंजोइक
एसिड। ठीक है, मैकेनिज्म डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन ट्राई दैट मैकेनिज्म ऑन योर ओन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड्स के लिए पढ़ा था, ठीक है, एल्केन की प्रेपरेशन के लिए। तो वुड्स में क्या होता था, दो होते थे RX, ठीक है, तो दोनों अल्काइल हैलाइड होते थे। वुड्स फिटिग में क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है और एक अराइल है। करना वही है, दो NaX निकाल देने हैं। तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको हम ट्रीट करेंगे, दो NaX निकल गए और R और AR अटैच हो गए। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, अल्काइलेटेड। फॉर एग्जांपल let us take CH3Cl plus 2 sodium plus क्लोरोबेंजीन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, दो NaCl निकल जाएंगे और हमें मिल गया टॉलुइन। ठीक है, तो ये वुड्स फिटिग रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दो RX भी आपस में अटैक करके RR बना सकते हैं, दो अराइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करके AR बना सकते हैं। ठीक है, तो जब एक अल्काइल हो एक अराइल हो तो हो गया वुड्स फिटिग। जब दोनों अराइल हो ARX और यहां भी ARX, ठीक है, जब दोनों ही अराइल हो देन इट इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। तो हमें बाइफिनाइल्स मिलती हैं। ठीक है, तो सिंपल है, याद करने के लिए इट इज वेरी सिंपल। तो ये हो गए हमारे नेम रिएक्शंस यहां तक। नाउ नेक्स्ट इज सम सिंपल रिएक्शन जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हुए हैं, जैसे कि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। देखो, अब ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो उसको बेस से ट्रीट किया तो COOH एसिड है, एसिड बेस पे लेके बनाएगा सॉल्ट, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किया तो फाइनली ये CO2 निकलता है। तो इट इज अवर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, बाई प्रोडक्ट बनता है इसका Na2CO3। तो कुछ नहीं है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यहां से निकाल दो, तो दिस इज योर प्रोडक्ट टॉलुइन। ठीक है, डन। नेक्स्ट वन सल्फोनिक एसिड, सेम चीज अभी हमने बात की थी कि सल्फोनिक जो ग्रुप है वो वाटर की प्रेजेंस में या एक्वस मीडियम में डिसल्फोनेशन हो जाती है, रिवर्सिबल है। तो वाटर के साथ थोड़ा सा हीट किया तो SO3H निकल जाता है। ओके, तो ये भी नोट कर लो। नेक्स्ट RMGBr। देखो RMGBr जो हमारे पास है, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें R होता है नेगेटिव और Mg पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड R नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो होगा क्या, ये हमने एल्केन की प्रेपरेशन में भी देखा था, H2O के दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो ये जो R है ना, MgBr को हटा दो, ये R नेगेटिव इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा, MgBr निकल जाएगा बाहर, यहां उसकी जगह आ जाएगा H। ठीक है, और ये MgBr इस H की जगह चला जाएगा। ठीक है, तो MgBrOH। तो सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है कि इसने एज अ बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक किया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज जिंक के साथ अगर हम फिनोल को ट्रीट करें तो जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो ZnO और H रह गया, तो सिंपल ये बेंजीन बन गया। तो सिंपल रिडक्शन है फिनोल की। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपके पास कोई कीटो ग्रुप है तो उसको अगर आप जिंक अमलगम दैट इज जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करते हो तो ये है क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, या N2H4, ठीक है, हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH। तो दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
दोनों में जो कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये रिड्यूस हो जाता है CH2 में. ओके, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन हियर. ओके, डन. Next we discuss the side chain reactions of benzene derivatives. ठीक है, कि साइड चेन रिएक्शन क्या क्या होते हैं. अभी तो मेन अटैक हम बेंजीन रिंग पे करवा रहे थे. अब देखते हैं कि बेंजीन के साइड में जो चेन्स लगी हैं उनके रिएक्शन क्या क्या होंगे. देखो, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन विद KMnO4. नाउ an aromatic ring imparts extra stability to the nearest carbon atom of its side chains. मतलब है हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग आ गई बेंजीन, इसके साइड में चेन है ये. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये इट इम्पार्ट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसको, टू द नियरेस्ट कार्बन एटम ऑफ इट साइड चेन. तो साइड चेन का दिस इज द नियरेस्ट कार्बन एटम, तो दिस विल बी स्टेबल. ओके, the aromatic ring and one carbon atom of its side chain, this one can survive a vigorous KMnO4 oxidation. मतलब अगर आप इसके ऑक्सीडेशन करोगे, ये वाला कार्बन अफेक्ट नहीं होगा, बाकी वाले सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटायर साइड चेन जो अल्काइल चेन है आपकी, दैट इज ऑक्सीडाइज टू COH ग्रुप प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. मतलब देखो, at least one benzylic means बेंजीन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक कार्बन. ठीक है, इसके पास कम से कम एक H होना चाहिए, कम से कम एक H. ठीक है, फिर अगर आप इसको KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है, हीट करते हो, एंटायर साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाती है COH में. ठीक है, ये पूरा का पूरा COH बन जाता है. ठीक है, एक्चुअली ये COH नहीं बनेगा यहां पे डायरेक्टली, क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो COH जो बनेगा वो एसिड होगा. एसिड और बेस रिएक्ट कर जाएंगे तो CO नेगेटिव. फिर इसको वापस आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो फिर जाके ये आएगा COH. तो बोलने की बात है कि DS सारी की सारी साइड चेन COH में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, पर मान लो अगर आपके पास बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि ये है. ठीक है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन. तो इसको अगर आप KMnO4 OH नेगेटिव से हीट करते हो तो इट गिव्स नो रिएक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नोट डाउन दिस मच. ओके, डन. सिमिलरली अब और भी रिएक्शन है, जैसे कि मान लो यहां पर CH3 था, यहां पर NO2 है, यहां पर आइसोप्रोपाइल है. ठीक है, इसको भी सेम कंडीशन में हम ट्रीट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि साइड चेन सारी, ये भी फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा COH. ठीक है, और ये वाला भी पूरा का पूरा COH, और NO2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती. ठीक है, उसकी जगह इफ यू टेक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप भी है, विनाइल ग्रुप यहां पे, एंड COCH3, सेम रिएक्शन, और अगले स्टेप में H पॉजिटिव से ट्रीट करोगे तो ये COCH3 वाला जो है ये ऑलरेडी कीटो है, कीटो की तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो ही जाती है, तो कीटो भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये विनाइल वाला ग्रुप भी COH में. ठीक है, तो दिस इज द साइड चेन ऑक्सीडेशन और KMnO4 ऑक्सीडेशन. ओके, डन. नाउ नेक्स्ट इज साइड चेन हेलोजिनेशन. देखो, बेंजीन पे हेलोजिनेशन तुमने करवा ली, अब है बेंजीन की साइड चेन, जैसे ये CH3, ये वाली पोजीशन है बेंजाइलिक. तो जब भी हम Cl2/हीट लिखा हो या Cl2 विद H न्यू सनलाइट की प्रेजेंस में दिया हो, इसका मतलब है
कि यहां पर एक फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और फ्री रेडिकल अटैक बेंजीन पे नहीं होता, फ्री रेडिकल अटैक करता है या तो अलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो ये जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है 3, इनमें से एक रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, ठीक है। फर्दर अगर इसका ये रिएक्शन चलता रहा, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है, तो अगले स्टेप में एक और H रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और अगले स्टेप में एक और जो तीसरा हाइड्रोजन था ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो इसको अगर आप Br2 हीट से भी करते हो तो यहां पे बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी CH2Br। तो ये ध्यान रखना, हैलोजन स्लैश हीट या Cl2 स्लैश HNu से फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है एट द बेंजाइलिक पोजीशन। अब जैसे ये इथाइल बेंजीन, तो इसको करते हैं Br2 स्लैश हीट या N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ठीक है, ये भी सेम काम करता है। तो सिर्फ बेंजाइलिक पे ही अटैक होगा, ठीक है। एक बार मोनोब्रोमिनेशन, फिर आगे रिएक्शन चलता रहेगा बिकॉज इट्स अ चेन रिएक्शन, तो डाइब्रोमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है, बट इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ओके। तो आई थिंक द साइड चेन हैलोजिनेशन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज द होमवर्क। आपको ये बताना है कि हाउ वी वुड सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग विद बेंजीन। तो या तो बेंजीन से स्टार्ट करो या टॉल्यूइन से, और जो भी एसाइक्लिक रिएजेंट लेने हैं आपको, मतलब स्ट्रेट चेन लेने हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको बनाने हैं। तो दिस इज योर होमवर्क and we will discuss the answers to these problems in the next lecture. Okay, see you in the next lecture. Have a nice day.